ये थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान का चौथा क्लास है। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बताया जाएगा और आंसर भी। और यह लास्ट वीडियो है मनोविज्ञान बीए थर्ड सेमेस्टर लास्ट वीडियो है, ध्यान दीजिए। सभी वीडियो को देखिए, आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 तक हो गया था। अब उसके आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो सामाजिक समूह की विशेषताएं बताइए या फिर सामाजिक समूह की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर सामाजिक समूह की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है मनुष्यों का संग्रह, इसके जो अंदर का डाटा है आप लिखिएगा। दूसरा है सामान्य हित। तीसरा है सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता। और आप इस प्रश्न का उत्तर यदि आपसे पूछता है अति लघु में, तो आप लिख सकते हैं कि पूछेगा उसमें से सामाजिक समूह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यदि इस तरह से पूछता है तो आप केवल नाम लिख देंगे, हेडिंग जो है आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यदि लघु में पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर का भी। मनुष्यों का पहला क्या है, विशेषता क्या है, मनुष्यों का संग्रह। दूसरी सामान्य हित। तीसरा है सदस्यों का पारस्परिक जागरूकता। चौथा है सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान। पांचवा है सामान्य दृष्टिकोण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। सामाजिक समूह के कार्यों का वर्णन कीजिए। सामाजिक समूह के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मानव समाज में सामाजिक समूहों का विशेष महत्व है। मनुष्य के विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य समूहों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। सामाजिक समूह जहाँ एक और व्यक्ति विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक स्थिरता तथा सामाजिक नियंत्रण को लागू करने की भी विशेष भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त समाज में होने वाली व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया को भी समूह बल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे आपको पढ़ना है और यहाँ पर कुछ दिया गया है क्या कि सामाजिक समूह के कार्यों में महत्व को अग्रलिखित ढंग से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसे? तो पहला है व्यक्ति के सामाजिकरण में सहायक बन के। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण करके। तीसरा सांस्कृतिक विकास में योगदान करके। चौथा व्यक्ति की मूल्य प्रवृत्तियों की संतुष्टि करके। आगे बढ़ते हैं हम। आज का प्रश्न, आज का वीडियो लास्ट है, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न नया है कि चार्ल्स कूले द्वारा प्रतिपादित समूह का वर्गीकरण कीजिए। चार्ल्स कूले द्वारा प्रतिपादित समूह का वर्गीकरण कीजिए। कैसे? उत्तर, कूले ने एक विभिन्न ढंग से सामाजिक समूहों का वर्गीकृत किया है। कूले ने सामाजिक समूहों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त किया है। प्रथम वर्ग के समूह को प्राथमिक समूह कहा है और द्वितीयक वर्ग को कूले ने तृतीयक समूह कहा है। अब इन दोनों के प्रकार समूह का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। तो यहाँ पहला है, इसमें अ आता है। क्या है? अ, प्राथमिक समूह। अब इसका विस्तृत अंदर जो है आप पढ़िएगा। दूसरा है दैयिक समूह। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, प्राथमिक समूह का महत्व बताइए, यहाँ पर पूछा है। तो प्राथमिक समूहों का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। प्राथमिक समूहों में सभी संबंध अनौपचारिक तथा स्पष्ट होते हैं। उनमें किसी प्रकार का छल फरेब नहीं होता है। इस स्थिति में ये प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। व्यक्ति को उचित व्यवहार का निर्देशन करने का कार्य भी समूह द्वारा ही होता है। व्यक्ति सहयोग, सहानुभूति, त्याग आदि सामाजिक सद्गुणों को प्राथमिक समूह की सदस्यता द्वारा ही सीखता है। अब इसके आगे आपको पढ़ना है। चलिए आगे प्रश्न हमारा दिया गया है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न हो प्रीवियस ईयर के, आपके जो नीचे वाला क्लास है, यानी आप यदि थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी बच्चों का हेल्प हो सके, या हमें खुद टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज करके शेयर कर सकते हैं। दैयिक समूह की विशेषता बताइए। तो पहला है कृत्रिम संगठन। दूसरा है बड़ा आकार। तीसरा है व्यक्तिवाद का बोलबाला। और चौथा है यहाँ पर अस्थायी समूह। और चौथा है यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट है हमारा कि अस्थायी समूह की विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के बाद विघटित भी किए जा सकते हैं, यानी उसको
नष्ट भी किया जा सकता है औपचारिक संबंध के माध्यम से, और ख दिया है अप्रत्यक्ष संबंध के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर बताइए। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर को बताना है। कैसे? यहाँ पर एक खड़ा पाई खींचना है और एक लंबा बेड़े पाई खींचना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाई खींचेंगे, एक तरफ प्राथमिक समूह, दूसरी तरफ द्वितीयक। तो पहला है छोटा आकार होता है, इसका आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह स्थायी होते हैं और द्वितीयक समूह अस्थायी होते हैं। सदस्यों के आपसी संबंध उष्ण होते हैं और सदस्यों के आपसी संबंध शीत होते हैं। 10 दिया है, 10 इसमें 10 इसमें। प्राथमिक समूह का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है और द्वितीयक समूह का सदैव कोई न कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है। अनौपचारिक नियंत्रण होता है, अनौपचारिक नियंत्रण होता है इसमें भी। सीमित क्षेत्र से संबंधित होता है, असीमित क्षेत्र से संबंधित होता नहीं, अनलिमिटेड। सदस्य समूह पर निर्भर रहते हैं, यानी जो प्राथमिक समूह है वह सदस्य समूह पर निर्भर रहते हैं और जो द्वितीयक समूह है वह सदस्य आत्मनिर्भर रहते हैं। सामान्य जीवन में अधिक महत्व होता है प्राथमिक जीवन का, ठीक है, प्राथमिक का, और अपेक्षाकृत कम महत्व होता है, यानी कि द्वितीयक समूह का सामान्य जीवन में बहुत कम महत्व होता है। संबंध में निरंतरता रहती है और अनिरंतरता संबंध होता है। सदस्यों पर अधिक प्रभाव होता है और अपेक्षाकृत कम प्रभाव होता है। चलिए अब आगे प्रश्न हमारा दीर्घोत्तरी आता है। दीर्घोत्तरी के बचे हुए चलिए प्रश्न को कराते हैं। तो चलिए हमारा लघुत्तरी प्रश्न समाप्त हुआ। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ पर दिया है कि विभेदन या भेद बोध क्या है, विभेदन का मापन कैसे किया जा सकता है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कराया था दीर्घ का। अब इसके आगे देखिए है, हम आपको उत्तर भी बता रहे हैं साथ साथ में। यहाँ पर दिया है कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विभेदन या भेद। हम आपको दीर्घ में पूरा प्रश्न का उत्तर नहीं बताएंगे, सिर्फ हम बताएंगे यहाँ पर हेडिंग कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं, और इसमें उत्तर है पूरा, आप देखिएगा ज़रूर। विभेदन या भेद बोधक क्या है, यहाँ पर दिया है विलियम्स 1947 के अनुसार किसी विशेष समूह के सदस्य समझने जाने वाले के प्रति असमता का बर्ताव करना विभेदन कहलाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। अब यहाँ पर विभेदन के रूप दिया गया है। विभेदन के रूप, तो पहला रूप इसमें आता है सहायता में आनाकानी करना, यह विभेदन का पहला रूप है। और दूसरा रूप यहाँ पर क्या दिया गया है, टोकनेवाद। तीसरा रूप क्या है, विपर्यस्त विभेदन। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा पूर्वाग्रहित निर्णयों के निर्माण एवं विकास पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पूर्वाग्रह निर्णय के निर्माण एवं विकास। अब उसके बारे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दिया है पूर्वाग्रहित निर्णय का निर्माण अनेक कारणों से होता है, जैसे वर्ण, विचित्र भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, जाति, धर्म, राजनीति आदि। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं जो पूर्वाग्रहित निर्णय के निर्माण में सहायक होते हैं। पहला क्या है, आत्म प्रेम। दूसरा है सीखना और अनुकरण करना। तीसरा क्या है, विशिष्टता की भावना। और चौथा है विफलता की भावना, यानी सफल न होना। और आघातजन्य अनुभव, यानी कभी कभी दुख अनुभव का होना। और दिया गया है छठवां है व्यक्तित्व विशेषताएं। सातवां है सामाजिक दूरी। आठवां है सामाजिक निषेध एवं प्रतिबंध। नौवां सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। 10वां धर्म। और 11वां प्रचार के साधन। और 12वां अन्य कारण। अन्य कारण में क्या आता है, उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त भौगोलिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारण भी हैं जो पूर्वाग्रहण के निर्माण एवं विकास में सहायक होते हैं। नीचे प्रश्न हमारा दिया गया है पूर्वाग्रहण निर्णयों के सैद्धांतिक उपागम की विवेचना कीजिए। तो यहाँ प्रश्न दिया है, हेडिंग डालेंगे पूर्वाग्रहित निर्णय के सैद्धांतिक उपागम। तो यहाँ पर इसका दिया गया है पूर्वाग्रहित निर्णयों का निर्माण किस प्रकार होता है। पूर्वाग्रहित निर्णयों के कारण एक लोग दूसरे से के प्रति ऋणात्मक भावना क्यों रखते हैं, सब इसमें बताया गया है। यहाँ पर सब बताया गया है, देख सकते हैं। यहाँ वैज्ञानिक सेरिफ के अनुसार भी उनके मत हैं। पहला है हमारा, पहला क्या है, अंत समूह अंत द्वंद्व। दूसरा है व्यक्तित्व गतिशीलता। तीसरा है सामाजिक अधिगम, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि पूर्वाग्रहों को कम करने के मनोवैज्ञानिक उपायों का वर्णन कीजिए, या फिर पूर्वाग्रहित निर्णयों के लाभ हैं, क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, विवेचना कीजिए।
एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो सबसे पहले हेडिंग आपको डालना है। आप जितना अच्छे से लिखेंगे, हेडिंग डाल के जितना हेडिंग होगा आपके क्वेश्चन में उतना लिखेंगे। जितना आपसे हो सके उसके बारे में जानते हो उतना लिखें। आप बस अच्छे से पेपर को करिए, यानी कि हेडिंग बाई हेडिंग लिखेंगे, नंबर भी आपको अच्छे लिखेंगे। जितना आपको बोला गया है उतना ही करिए, यानी कि क्वेश्चन का जो नोट्स होता है, नोट्स में दिया रहता है कितना कैसे करना है, कितने शब्द में करना है, उसी हिसाब से करिएगा। ज़्यादा करने से नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। पूर्वाग्रह को कम करने के उपाय हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। तो पहला क्या है हमारा, कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है विधान द्वारा, दूसरा है परस्पर समूह संबंध सीमित द्वारा, प्रचार साधनों द्वारा, चौथा है नागरिक संगठन, पांचवा है शिक्षा के द्वारा भी पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। अब यहाँ पूर्वाग्रह के लाभ हैं, यानी क्या है, लाभ यानी प्रॉफिट। पूर्वाग्रह से अनेक लाभ होते हैं, जैसे यानी जिनमें अधिकांश लाभ व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं, सामूहिक स्तर पर कम होते हैं। इनमें प्रमुख 2 लाभ होते हैं। पहला है पूर्वाग्रहों द्वारा व्यक्ति को असंतोष मिलना, यानी संतुष्टि न होना। दूसरा हमारा लाभ क्या है, समाज के साथ अनुरूपता का सुख होना। और दिया गया है नेक्स्ट हेडिंग है पूर्वाग्रहित निर्णयों की हानियाँ, यानी उनमें क्या हानियाँ होती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हानियाँ दिया गया है, छोटा छोटा सेंटेंस में दिया गया है, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसे तैयार करिएगा। सामाजिक समूह से यानी आपका जो पेपर का नाम है, क्या नाम है, सोशल बिहेवियर ऑफ मनोविज्ञान, यानी सोशल बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी, सामाजिक व्यवहार के मनोविज्ञान। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, सामाजिक समूह की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए, समूह की रचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और बेल आइकन का बटन नहीं दबा रहे हैं, तभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है और आप टेलीग्राम से भी नहीं ज्वाइन हो रहे हैं। यदि नहीं ज्वाइन होंगे तो आपको इस वीडियो का PDF नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे सामाजिक समूह। तो दोनों में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, किस तरह से आएगा देख सकते हैं, दिया गया है। और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सामाजिक समूह। समाज मनोविज्ञान में दिया गया है, समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन सामूहिक परिस्थितियों के संदर्भ में करता है। कारण वह यह है कि समूह व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारक होता है। यह सत्य है कि समूह और समाज से परे है। क्यों परे है, यहाँ पर दिया गया है। अब कुछ हेडिंग है, चलिए बताते हैं आपको। समूह की परिभाषा, कुछ विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। पहले है संभाल के द्वारा, किसके द्वारा, स्मॉल के द्वारा। समूह का अर्थ व्यक्तियों की किसी भी उस छोटी अथवा बड़ी संख्या से है जिनके बीच इस प्रकार के संबंध विद्यमान हो कि उन्हें एक संबंध इकाई के रूप में देखा जाने लगा है। जेम्स ड्रेवर, वस्तु या व्यक्तियों का संग्रह जो किसी एकता के आधार पर एकत्रित होते हैं समूह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विलियम्स, एक सामाजिक समूह मनुष्यों के उस निश्चित समूह को कहा जाता है जो पारस्परिक अंतक्रियाएं करते हैं और उन अंतक्रिया की इकाई के रूप में ही दूसरों के द्वारा मान्य होते हैं। मैकाइवर के द्वारा, समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों में आते हैं। चौथा है आगबर्ण तथा निम्नकाम के द्वारा, आगबर्ण तथा निम्नकाम के द्वारा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परस्पर संबंधित होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसे हम सामाजिक समूह यानी कहते हैं, या सामाजिक समूह बना लिया जाता है। अब सामाजिक समूह की विशेषताएं, तो यहाँ पर पहली विशेषता की हेडिंग क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, अभी जो आपको आगबर्ण तथा निम्नकाम ने बताया है। दूसरा है व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सामाजिक संबंधों की उपस्थिति। तीसरा है व्यक्तियों को किसी सामान्य उद्देश्य या सामान्य हित का ज्ञान होना। चौथा है सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता। पांचवा है सदस्यों में पारस्परिक का आदान प्रदान। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। छठवां है सामान्य दृष्टिकोण। सातवां है समूह सदस्यता ऐच्छिक होती है। आठवां है समूह में आदर्श नियमों का महत्व। थोड़ा सा हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और वाटर ड्रिंक कर लेते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है समूह की संरचना। अब उसमें डालेंगे, उसी का उत्तर है समूह की संरचना। पहला आता है इसमें हेडिंग क्या है कि समूह संरचना के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। तो पहला तत्व है समूह का आकार, यानी समूह का आकार कैसा होता है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा है समूह में व्यक्तियों का कार्य। सबसे पहले समूह का आकार कैसा होगा, ढांचा कैसा होगा, फिर उसमें यानी कितने व्यक्ति कार्य करेंगे, कैसे करेंगे। दूसरा हेडिंग है समूह में व्यक्तियों का कार्य, यानी किसको क्या क्या काम दिया जाना चाहिए। और तीसरा हमारा क्या आता है समूह का संबंध, यानी कि व्यक्तियों के बीच किस तरह का संबंध हो, लोगों के बीच किस तरह का संबंध हो, समूह में एक दूसरे के प्रति क्या भावना है, क्या संबंध है। यह हमारा तीसरा हेडिंग आता है समूह संबंध। चौथा हेडिंग यहाँ पर चलिए देखते हैं है कि नहीं है। हाँ, चौथा हेडिंग है, उसी का उत्तर है। अब PDF दे देंगे, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चौथा है समाज के विभिन्न समूहों के बीच संबंध, यानी कि समूह के तो बीच व्यक्तियों के संबंध हो गए, अब समूह से बाहर जो समाज है तो उनके बीच कैसा लोगों का संबंध रहता है, यह हमारी चौथी हेडिंग है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट वीडियो है यह। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, सामाजिक मानक से क्या आशय है, सामाजिक मानक के प्रकार बताइए या फिर सामाजिक मानकों के स्वरूप एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है मानक क्या है, मानक के कार्यों का व्याख्या कीजिए। तो अक्सर आपसे पहला वाला प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा भी तैयार करिए, प्रश्न को देखे रहिए, जो आएगा वही करिए और उत्तर तो सेम ही रहेगा। सबसे पहले सामाजिक मानक से क्या यानी आशय है यहाँ पर बताना है। एक दिया है समाज एक क्या है, जटिल व्यवस्था है। समाज क्या है, एक जटिल व्यवस्था है। समाज के सभी सदस्य अपने स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति चाहते हैं, यानी वो दूसरों का नहीं सोचेंगे, वो खुद अपने का सोचेंगे, अपने की। साधनों एवं पूर्ति के अभाव में व्यक्ति एक दूसरे को, देख लीजिए हमने जो अभी कहा है वही यहाँ पर देखिए कह भी दिया। साधनों एवं पूर्ति के अभाव में व्यक्ति क्या है, एक दूसरे के स्वार्थों एवं हितों पर आक्रमण कर सकता है, यानी एक दूसरे में लड़ाई हो सकता है। परंतु समाज के सदस्यों को मनमाने ढंग से व्यवहार एवं कार्य करने की स्वतंत्रता समाज नहीं देता है। सामाजिक स्तर पर समाज में शांति और व्यवस्था भंग न हो और समाज के सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक समाज में कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। इन्हीं नियमों और कानूनों को हम सामाजिक मानदंड कहते हैं, यानी मानदंड किसे कहते हैं, यहाँ पर उसकी परिभाषा भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक मानक की परिभाषाएं तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वैज्ञानिक हैं, विभिन्न वैज्ञानिक हैं, उनके मत अनुसार यहाँ पर उसकी परिभाषा दिया है। सामाजिक मानक की परिभाषाएं, पहला है श्री एवं श्रीमती शेरिफ के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़िएगा। दूसरा है सीकोड तथा बेकमैन के अनुसार, और तीसरा है यहाँ पर आइजेनेक एवं उनके साथियों के अनुसार। अब दूसरा आता है हमारा सामाजिक मानदंड के स्वरूप या विशेषताएं। अभी हमने आपको सामाजिक मानदंड की परिभाषाएं बताया है, ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक मानदंड के स्वरूप की विशेषताएं यहाँ पर दिया गया है। पहला विशेषता हम चलिए पढ़ देते हैं एक आध दो। सामाजिक मानदंडों का विकास सामूहिक अंतक्रियाओं में निर्मित अनुभवों और व्यवहार के आधार पर होता है। आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, आपका व्यवहार भी होना चाहिए अच्छा। किसी समूह के व्यक्तियों की अंतक्रियाओं के प्रतिमानों में सामाजिक मानदंडों के, किसी समूह के व्यक्तियों की अंतक्रियाओं के प्रतिमानों में सामाजिक मानदंडों के नमूनों को देखा जा सकता है। देखिए इतना सारा दिया गया है, स्वरूप की विशेषताएं दिया गया है, इतनी विशेषताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यह है सामाजिक मानकों के कार्य। यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक मानकों के इन कार्यों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले सामाजिक मानक की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसका लिखेंगे सामाजिक मानक क्या है, फिर उसके बाद यानी कि इनके कार्यों को निम्न तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला क्या है हमारा, व्यक्ति को आदर्श कार्यों के लिए प्रेरित करना। आदर्श यानी कि अच्छे कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना। दूसरा हमारा क्या है,
मानकों के अनुसार किए गए कार्यों के फलस्वरूप ज्ञान कराना। तीसरा है मानक पालन करने के लिए दबाव। चौथा क्या हमारा सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, यह हमारा चौथा है। तो यह लास्ट वीडियो था मनोविज्ञान बीए थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आप हमारी वीडियो आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।